अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसको डिफाइन करिए और इसके जो विभिन्न आयाम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में विवेचना करिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता क्या। तो आधुनिक युग का जो एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है, उनके हित हो गए, चाहे वो उनके संघर्ष हो गए, और सहयोग की प्रक्रिया को समझने में प्रयास करवाता है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जैसे जैसे विश्व में राष्ट्रों के बीच संपर्क होता है, उसी तरह कंपटीशन भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, और दुनिया दूसरे पर निर्भर भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राजनीति का महत्व भी लगातार बढ़ गया है, क्योंकि आज के समय में कोई भी जो राष्ट्र है वो सिंगल नहीं काम कर सकता है, उसके अन्य देशों के साथ संबंध रखने ही पड़ते हैं। यही संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बनते हैं हमारे पास है। अब इसका सामान्य अर्थ के बारे में बात करें तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति, जिनमें हित और नीतियों के आधार पर होने वाले जो संबंध है, संघर्ष है और सहयोग का अध्ययन करते हैं। ये केवल राज्यों के बीच राजनीतिक गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य पहलू भी शामिल होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान माफ करिएगा, हांस मांगथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी स्ट्रगल फॉर पावर है। अर्थात राष्ट्र अपने हित की पूर्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कई और विद्वान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन और सहयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल संघर्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग, समझौता और कूटनीति भी इतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ इसके जो व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो राजनीतिक आयाम है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की जो विदेश नीति होगी, साथ ही साथ कूटनीतिक संबंध, संधि यानी ट्रीटी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का देखिए अपना विदेश नीति के माध्यम से जो भी अपने हित होंगे, अपने फेवर में काम होगा करवाना चाहेगा, उसकी रक्षा करता है और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आर्थिक आयाम भी उतना अत्यंत प्रभावशाली है। आज के वैश्वीकरण के युग में आर्थिक जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बन चुका है, राजनीतिक केंद्र बन चुका है। व्यापार है, निवेश है, आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व व्यापार संगठन हो गया, आपने उदाहरण देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, विभिन्न देशों की नीतियां और संबंधों को प्रभावित करते हैं। आर्थिक निर्भरता और प्रतिस्पर्धा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम जो है वो सैन्य या सुरक्षा शामिल है। इसमें युद्ध, शांति, रक्षा नीति, हथियारों की होड़ और शक्ति संतुलन जैसे विषय शामिल होते हैं। राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति का विकास करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार गठबंधन बनाते हैं। इस आयाम में संघर्ष की संभावना अधिक होती है, लेकिन साथ साथ शांति बनाए रखने के जो प्रयास होते हैं वो भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कूटनीतिक आयाम होते हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। कूटनीति के माध्यम से जो भी कोई राष्ट्र अगर बिना युद्ध के चाहे तो अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसमें वार्ता, समझौता, संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। आधुनिक समय में जो भी हम लोग बहुपक्षीय कूटनीति का महत्व पड़ चुका है, क्योंकि कोई भी देश देखिए लड़ना नहीं चाहता, वो शांति से कोई भी चीज़ सॉल्व करना चाहता है, जिससे कई देश मिलकर वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसका है सांस्कृतिक आयाम। देखिए, विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराएं, भाषा और जीवन शैली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान एक माध्यम से देशों के बीच में समझ और सहयोग बढ़ता है। यह सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, जिसके माध्यम से राष्ट्र जो है बिना किसी दबाव के अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम भी आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है, अंतरिक्ष अनुसंधान है और आधुनिक तकनीकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी जो सहयोग है वो आवश्यक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम मानवाधिकार और वैश्विक मुद्दा भी है। ठीक है, आज के समय जो मानवाधिकार इन ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसे मुद्दे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। इन समस्याओं का समाधान जो है किसी एक देश के संभव नहीं, इसलिए वैश्विक सहयोग इसमें आवश्यक है और इन संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो एक बहुआयामी है और एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शक्ति, हित,
संघर्ष और जो सहयोग के सभी शामिल होते हैं। इसके विभिन्न आयाम हैं जिसमें राजनीति, आर्थिक, सैन्य, कूटनीति, सांस्कृतिक, तकनीकी मिलकर इसे व्यापक बनाते हैं। आज के वैश्विक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न केवल राष्ट्रों के बीच में समझी जाती है, अब ये वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भी बहुत जरूरी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल जो आपसी बच्चों को 15 नंबर के नजरिए से इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अगला सवाल है मॉर्गेथाउ के जो राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना करना। आइए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थातवाद यानी पॉलिटिकलिज्म एक अत्यंत ही प्रभावशाली और एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय है वो हांस मॉर्गेनथाउ को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो शक्ति के संघर्ष को उसमें व्याख्यात किया है। उनका मानना यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल तत्व है वो शक्ति के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर पावर है, और सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। मॉर्गेनथाउ का राजनीतिक जो यथार्थवाद है इस धारणा पर आधारित है कि मानव स्वार्थ जो है वो स्वार्थी है, प्रतिस्पर्धा करता है, शक्ति में लोभ हो जाता है। चूंकि राज्य जो है मनुष्य से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो भी इसी स्वभाव को दर्शाते या प्रतिबिंबित करते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता या आदर्शवाद की जो अपेक्षा है वो शक्ति और हितों का अधिक महत्व दिया जाता है। मॉर्गेनथाउ ने अपने सिद्धांत को 6 बेसिकली मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित जिसे राष्ट्रीय हित के आधार पर समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र का सर्वोच्च उद्देश्य ये होना चाहिए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, और यह कार्य शक्ति के माध्यम से संपन्न हो सकता है। इसीलिए राष्ट्र जो है अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए कूटनीति, गठबंधन, सैन्य शक्ति और अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। मॉर्गेनथाउ का यह भी मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि केवल स्थायी सबका हित होता है। ठीक है, मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। यह आदर्शवादी कल्पनाओं या नैतिक मूल्यों की अपेक्षा जो भी वास्तविक परिस्थिति है, शक्ति संतुलन है और यह राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देता है। यही कारण है कि इनका जो व्यवहारिक सिद्धांत है यह सिद्धांत व्यवहारिक है और कह सकते हैं यहाँ पर व्यवहारिक के साथ व्यवहारिक माना जाता है। ठीक है, हालांकि मॉर्गेनथाउ ने इस सिद्धांत की बहुत सारी लिमिटेशन भी रखा और आलोचनाएं भी की हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत पर यह आरोप लगाया जाता है यह मानव स्वभाव को अत्यधिक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यह मान लेना है कि मनुष्य केवल शक्ति कह सकते हैं जो स्वार्थी और शक्ति लोभ एकांगी दृष्टिकोण मतलब एक ही परस्पेक्टिव देखा जा रहा है, एक नजरिए देखा गया। वास्तव मानव स्वभाव में सहयोग का भावना भी होता है, नैतिकता भी होती है, सहानुभूति जैसे गुण भी शामिल होते हैं, जिससे यह सिद्धांत जो है यह पर्याप्त महत्व तो नहीं दे पाता। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत नैतिकता की उपेक्षा करता है। वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांतों का स्थान जो है सीमित है और राष्ट्र अपने हितों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन आलोचना का तर्क यह है कि आधुनिक विश्व में मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक मूल्यों का महत्व बढ़ गया है। केवल शक्ति और स्वार्थ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का समझना अधूरा दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत जो है अत्यधिक राज्य केंद्रित है, मतलब स्टेट सेंट्रिक होता है। ठीक है, यह केवल राष्ट्र हितों या राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अभिनेता मानता है, जबकि आज के समय में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, गैर जो संगठन गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ जो है बेसिकली, और अन्य राज्य तत्व वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत यह है कि इन सभी का पर्याप्त महत्व नहीं होता। एक अन्य आलोचना यह भी कहा जाता है इसमें, अगला है कि मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत की एक और यह सीमा भी है कि ये आर्थिक और जो सामाजिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंध, वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि जो सैन्य शक्ति होता है उतना ही। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सिद्धांत जो कुछ हद तक अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। फिर भी इन आलोचना के बावजूद मॉर्गेनथाउ का जो राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी सिद्धांत है। यह हमें समझने में मदद करता है कि राष्ट्र किस प्रकार अपने हितों की रक्षा करते हैं और क्यों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का इतना महत्व माना जाता है। विशेष रूप से जो हम लोग शीतकाल युद्ध जो देखते हैं अमेरिका और रूस के या सोवियत यूनियन के बीच में, इस सिद्धांत की प्रासंगिकता बहुत अधिक थी, जबकि विश्व की राजनीति शक्ति संतुलन और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। अंततः हम कह सकते हैं कि मॉर्गेनथाउ का जो राजनीतिक यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वास्तविकता को उजागर करता है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशन भी है, लेकिन यह सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं आधार बना जाता है। इसलिए इसे पूर्णतः हम लोग नकार तो नहीं सकते और इसकी आलोचनात्मक समझ में इसे स्वीकार करना अधिक माना जाता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी दृष्टिकोण की
उत्पत्ति क्या है ये बताइए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में नारीवाद जो दृष्टिकोण है यानी फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताने बोला गया है। तो चलिए आइए बताते हैं सवाल को। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण यानी फीमेल पर्सपेक्टिव अपेक्षाकृत कहा जाए तो एक नया लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास है हमारा। ठीक है, लंबे समय तक यह क्षेत्र यथार्थवाद, रियलिज्म और उदारवाद जैसे जो भी हमारे पारंपरिक सिद्धांत हैं उनके प्रभुत्व में रहा, लेकिन जिनमें शक्ति, राज्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया था। इन सिद्धांतों में से महिला की जो भूमिका है, लैंगिक असमानता है, सामाजिक संरचनाओं को लगभग हम लोग नज़रअंदाज कर देते थे। इसी पृष्ठभूमि में जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसका उदय हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनके अध्ययनों को एक नया आयाम इसीलिए प्रदान किया। नारीवाद दृष्टिकोण को अगर आपकी उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये केवल एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यह एक हमारी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से कहा जाए तो 1960 और 70 के दशक में विश्व भर में नारीवाद आंदोलन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उन्हें जोर पकड़ा। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लैंगिक समानता स्थापित करना और जो समाज में व्याप्त पितृसत्ता, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पैट्रिकल संरचनाओं को चुनौती देता था। इसी व्यापक सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययनों पर दिखा। नारीवाद दृष्टिकोण का जो उदय है उस समय हुआ जब विद्वानों को यह महसूस हुआ कि पारंपरिक जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, वो महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए यथार्थवादी सिद्धांत जैसे हांस मांगथाओ जैसे विचारकों ने विकसित किया, मुख्य रूप से इसमें शक्ति, युद्ध और सुरक्षा की चीज़ वो केंद्रित था। इससे यह मान लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल पुरुष प्रधान क्षेत्र है, जहां निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वहां महिलाओं को कोई भूमिका नहीं है। नारीवादी विद्वानों ने इस दृष्टिकोण की चुनौती दी और यह तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने के लिए लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक है हमारे पास। ठीक है, अब इसी नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति में कुछ प्रमुख विद्वानों का विशेष योगदान रहा। जैसे सिंथिया एनलो ने यह प्रश्न उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति बनानास बीचेस एंड बेसेस, जहां में उन्होंने दिखाया कि विश्व वैश्विक राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है और जो श्रम है किस प्रकार महत्वपूर्ण है, भले इसे औपचारिक रूप से मान्यता ना दी जाए। इसी प्रकार जे एन टिंकर ने अपनी पारंपरिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए यह बताया कि वे पुरुषवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है, उसमें लैंगिक असमानता को समझने की जो क्षमता है वो सीमित रखी गई है। नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में युद्ध और संघर्ष के प्रभावों का अध्ययन करते समय यह पाया गया कि महिलाओं पर इसका जो प्रभाव है वो पुरुषों से अलग है और अक्सर अधिक गंभीर होता है। युद्ध के कारण महिलाओं को हिंसा, विस्थापन और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन पारंपरिक सिद्धांत इन अनुभवों को महत्व नहीं देखते। इस प्रकार कहा जाए तो नारीवाद दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल राज्य और शक्ति के संदर्भ नहीं बल्कि जो मानव के अनुभव है और उनकी जो सामाजिक संरचना उनके संदर्भ में भी हम समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारीवाद जो दृष्टिकोण है उसकी उत्पत्ति वैश्वीकरण और मानव अधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे दुनिया अधिक और जुड़ी गई, परस्पर निर्भर होती गई, वैसे वैसे महिलाओं के जो मुद्दे जैसे श्रम अधिकार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा बनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलनों में लैंगिक समानता पर चर्चा बढ़ी, जिससे जो नारीवाद दृष्टिकोण है उसे और अधिक प्रोत्साहन मिला। नारीवाद दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि ये केवल महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित नहीं है बल्कि ये पूरे सामाजिक जो ढांचा है उसका विश्लेषण करता है। यह केवल यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, शक्ति संरचनाएं और सामाजिक मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो निर्णय लिए जाते हैं वह केवल राजनीतिक या आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति का तीसरा बहस यानी थर्ड डिबेट के संदर्भ में कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से नए दृष्टिकोण जैसे उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नारीवाद को उदय हुआ, इन दृष्टिकोण ने पारंपरिक जो सिद्धांत थे उनकी सीमाओं को उजागर किया और नए प्रश्न उठाए, जैसे कौन बोलता है, किसके अनुभव को मत दिया जाता है और किसे निर्णय किया जा सकता है। अंततः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति जो है एक व्यापक बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण या परिणाम है। यह पारंपरिक जो हमारे सिद्धांत है उनकी सीमाओं और उनकी जो कह सकते हैं पुरुष प्रधान प्रकृति के विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है के अध्ययन को और अधिक समावेशी, मानवीय और संवेदनशील बनाया गया। आज के समय में या परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो नारीवादी दृष्टिकोण जो हमारे पास है उसके संबंध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
यह न केवल महिलाओं के अनुभव को सामने लाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझने के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर नजर नहीं किया सकता। इस प्रकार नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई दिशा और एक जो नई गहराई वो प्रदान की हमारे पास है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है और इसकी जो मुख्य विशेषता है उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में व्याख्या करें। तो चलिए ये जानते हैं क्या होता है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो अगर आपको लगता है अभी तक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, ताकि आप सही दोस्तों के भी 70 नंबर आ सके, क्योंकि 75 नंबर में 75 अगर लाना है तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो प्ले सेक्शन है पूरा वीडियो देख लीजिए, वो भी 75 कवर हो जाएगा। तो बस चलिए लास्ट सवाल हम लोग कंप्लीट करते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में व्याख्या करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने पारंपरिक सिद्धांतों की जो बुनियादी धारणाएं उनको चुनौती देकर एक नया बौद्धिक दिशा प्रदान किया। यह दृष्टिकोण देखा जाए तो मुख्यतः 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ, जब विद्वानों ने यह महसूस किया कि यथार्थवाद जो रियलिज्म है और उदारवाद लिबरलिज्म है जैसे पारंपरिक सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को पूरी तरह समझने में हमें सक्षम नहीं है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद इन सीमाओं के जो विरुद्ध है एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सामने उभर कर आया। ठीक है, जहाँ पर कोई भी सत्य यानी जो ट्रुथ है या जो ज्ञान है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से निर्मित होता है। इस विचार को विकसित करने में मिशेल फूको और जैक दरिदा जैसे विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। फूको ने ज्ञान और शक्ति यानी पावर एंड नॉलेज को संबंधों को स्पष्ट किया, जबकि दरिदा ने विघटन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका माध्यम से किसी भी पाठ या विचार में छिपे हुए अर्थों को उजागर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद यह मान्यता है कि जो हम वास्तविकता यानी रियलिटी समझते हैं वो दरअसल भाषा, विचारधारा और सत्ता संरचना के माध्यम से निर्मित होती है। इसलिए यह दृष्टिकोण पारंपरिक सिद्धांतों द्वारा जो भी प्रस्तुत हमारे सामने सत्य होते हैं उनको न चुनौती देता है और यह पूछता है यह सत्य जो है किसके हित में बेसिकली बनाए जा रहे हैं और किन आवाज़ों को इसमें दबाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद की यह प्रमुख विशेषता है कि यह महान जो वृत्तांत है हमारे यानी ग्रैंड जो नैरेटिव्स है उनका विरोध करता है। महावृत्तांत वे व्यापक सिद्धांत होते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे पूरी दुनिया ये जो समस्त वास्तविकता उसको वो समझ सकते हैं हमारे पास है। उदाहरण के लिए यथार्थवाद वो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति संघर्ष पर आधारित है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद इस प्रकार के दावों को अस्वीकार करता है, रिजेक्ट करता है और यह कहता है कि यह कोई सिद्धांत सभी परिस्थितियों को नहीं समझा सकता है। इसके अलावा कहा जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद यानी भाषा और विमर्श यानी लैंग्वेज और जो डिस्कर्स है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मानता है कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता को निर्मित करने का एक साधन भी हमारे पास है। उदाहरण के लिए जब किसी देश को आतंकवादी कह देते हैं तो ये शब्द नहीं होता, बल्कि वहाँ के पूरी राजनीति को विचारी दृष्टिकोण को खाया जाता है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार भाषा और जो विमर्श अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते बताया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सत्ता यानी जो पावर है, सत्ता की जो पारंपरिक अवधारणा को विकसित किया जाता है, जहाँ यथार्थवाद सत्ता को मुख्यतः बेसिकली सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, वहीं पर उत्तर आधुनिकतावाद यह मानता है कि सत्ता केवल भौतिक ही नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक भी होती है। सत्ता इस बात से निहित होती है कि कौन ज्ञान उत्पन्न कर रहा है, कौन निर्णय लेता है और किन विचारों को वैध माना जाता है। उत्तर आधुनिकता एक और अन्य विशेषता है कि हाशियों पर पड़े समूह मतलब मार्जिनल ग्रुप्स के आवाज को महत्व देते हैं। पारंपरिक जो सिद्धांत है अक्सर केवल जो भी शक्तिशाली देश है और नेताओं के दृष्टिकोण का महत्व देने कार्य करते हैं, वहीं पर उत्तर आधुनिकतावाद जो है यह प्रयास करता है कि महिलाएं, अल्पसंख्यक और विकासशील देशों के अनुभव को इसमें शामिल किया जा सके। इस दृष्टिकोण में यह नारीवाद, उत्तर जो औपनिवेशिकता है पोस्ट कॉलोनिज्म में और अन्य जो भी आलोचनात्मक सिद्धांत है उनसे ये जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो विघटन की प्रक्रिया का भी उपयोग करता है, जिसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करता है कि किसी भी विचार या सिद्धांत के भीतर जो है अंतर्विरोध और छिपे हुए जो पूर्वाग्रह है वो पहले से मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई सिद्धांत यह दावा करता है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है, तो उत्तर आधुनिकता यह जांच करता है कि क्या वो सही में क्या ऐसे कुछ दृष्टिकोण को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, ये चेक करता है। हालांकि कहा जाए तो उत्तर आधुनिकता की कई आलोचनाएं भी की गई। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना में से एक माना जाता है कि यह अत्यंत ही सैद्धांतिक है, मतलब कुछ प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, जिसे इसे समझना और व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह जो दृष्टिकोण है
किसी स्पष्ट समाधान या नीति दिशा को सुझाव नहीं करता, बल्कि खाली समस्याओं की आलोचना करता है। कुछ विद्वानों से यह भी माना है, यदि किसी सत्य को सापेक्ष मान ले तो किसी भी ठोस निर्णय या नीति का आधार जो है कमजोर हो सकता है। इसके बाद कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जो महत्व है, इस बात में पता चलता है हमें, या इस बात में भी है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नए और गहरे दृष्टिकोण से देखने की प्रेरित करता है। यह हमें समझ में मदद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति और हितों पर खेल नहीं है, बल्कि ये विचार, भाषा और सांस्कृतिक जो संरचना उससे प्रभावित होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक सिद्धांतों की सीमाओं को उजागर करता है और हमें यह सोचने प्रेरित करता है कि हम जिस वास्तविकता को स्वीकारते हैं वो किस प्रकार निर्मित हुई है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को और भी अधिक व्यापक, समावेशी और चिंतनशील बनाने का कार्य करता है। तो के अर्थ और इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका विवेचना करने बोला गया। शक्ति संतुलन होता क्या है, इसका अर्थ बताइए, इसकी जो विशेषताएं हैं इनके बारे में विवेचना करने बोला गया। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा, क्योंकि शक्ति संतुलन जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में शक्ति संतुलन जो है एक केंद्रीय और अत्यंत प्रभावशाली अवधारणा रही है। यानी कहा जाए शक्ति संतुलन जो हमारे पास है सेंट्रल रूप से देखा जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अवधारणा है हमारे पास है। अगर देखा जाए तो विश्व के जो विभिन्न राष्ट्र है अपना अस्तित्व बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए लगातार शक्ति के समीकरण को साधते रहते हैं। यही कारण है कि शक्ति संतुलन एक कहा जाए तो सैद्धांतिक विचार ही नहीं है, बल्कि ये व्यवहारिक अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसका आधारशिला भी बन के रह गया है। विशेष रूप से यूरोप का अगर इतिहास में देखते हैं तो यह सिद्धांत लंबे समय तक शांति और स्थिरता बनाए रखने का एक प्रमुख साधन बन के रहा था। अब बात करें शक्ति संतुलन का सामान्य जो अर्थ है वो राष्ट्रों के बीच शक्ति के ऐसे वितरण संबंधित है या ऐसे वितरण से जिसमें किसी भी राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली ना बन जाए ताकि वो अपने जो अन्य राष्ट्र है उन पर अपना प्रभुत्व बेसिकली स्थापित कर सके। जब विभिन्न देश की सैन्य ताकत, आर्थिक हो गया, राजनीतिक शक्ति एक दूसरे के लगभग बराबर रहती है तो एक दूसरे को क्या करती है, संतुलित करने का कार्य करती है। और इस प्रकार किसी भी कहा जाए तो किसी के पास एक प्रकार वर्चस्व को रोक दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके जो विद्वान अगर कहा जाए हॉन्स मॉगर्थनु के अनुसार शक्ति संतुलन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्र अपनी शक्ति का उपयोग इस प्रकार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसमें संतुलन बना रहे और कोई भी राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली या इतना प्रभावशाली ना बन सके। इस प्रकार क्विंसी राइट ने ऐसी व्यवस्था माना है जिसमें राष्ट्र जो है अपनी सुरक्षा और अस्तित्व बनाए रखने के लिए शक्ति का संतुलन बनाए रखने का कार्य करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला यहाँ पर है शक्ति संतुलन का तो परिभाषा पर कह सकते हैं, लेकिन अब इसका अर्थ क्या हुआ क्या मैंने, तो यहाँ पर शक्ति की समानता नहीं, इसका अगर शक्ति संतुलन अर्थ होगा केवल शक्ति की समानता नहीं बल्कि शक्ति का ऐसा वितरण होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में स्थिरता और संतुलन बना रखे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे स्थिरता और संतुलन बना रखे। यह एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपने हितों के अनुसार क्या करते हैं, शक्ति का प्रयोग करते हैं और जैसा आवश्यकता पड़ेगा उसके हिसाब से अपने जो संबंध है और अपने जो नीति है उनको भी परिवर्तित करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति संतुलन की कुछ विशेषताओं को समझने पर इसकी जो वास्तविक प्रकृति है वो स्पष्ट होती है। सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि शक्ति संतुलन का जो मूल आधार है बेसिकली वह शक्ति का संतुलन का वितरण करना मूल आधार है। यह संतुलन केवल सैन्य शक्ति तक लिमिटेड नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से, तकनीकी टेक्नोलॉजी के रूप से, कूटनीतिक शक्तियों को भी इसमें शामिल करता है। जब विभिन्न राष्ट्र मतलब अलग अलग जो राष्ट्र है सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं या तुलनात्मक रूप से सक्षम होते हैं तब जाके ये वास्तविक संतुलन संभव हो पाता है। अगर दूसरी विशेषता पर बात करें तो यह है कि शक्ति संतुलन केवल एक स्थिति नहीं है बल्कि एक नीति और रणनीति भी होता है। राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण कर इस सिद्धांत को ध्यान में रख के करते हैं और सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटिटर है तो वो अधिक शक्तिशाली ना बन पाए, इसलिए वो समय समय में देखिएगा अपने नियमों में परिवर्तन को भी कार्य करते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है गठबंधन प्रणाली यानी अलायंस सिस्टम का उल्लेख किया गया। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्र अक्सर क्या करते हैं, आपसी सहयोग और गठबंधन का सहारा लेते हैं। जब कोई भी एक राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली बनने लगता है तो अन्य राष्ट्र उसके सामने एकजुट होकर शक्ति संतुलन करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार गठबंधन शक्ति जो है वो संतुलन का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। तो शक्ति संतुलन के अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर कहा जाए तो इसकी जो गतिशील प्रकृति है यह कोई स्थिर या स्थायी स्थिति नहीं है बल्कि समय के साथ वो क्या होती है, बदलते रहती है।
जैसे जैसे किसी भी राष्ट्र की आर्थिक या सैन्य शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शक्ति संतुलन के समीकरण भी बदल जाते हैं। इस परिवर्तनशीलता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कंपटीशन, निरंतर कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा देखते हैं, और सामंजस्य की स्थिति जो हमेशा बनी हुई रहती है। इसके साथ ही साथ शक्ति संतुलन का जो संबंध है वो राष्ट्र हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए इस नीति का पालन करते हैं। इस संदर्भ में नैतिकता हो या आदर्शवाद हो की अपेक्षा व्यवहारिकता हो और अधिक जो स्वार्थ है वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्र वही कदम उठाते हैं जो उनके लिए बेसिक लाभकारी होता है, चाहे वो गठबंधन का हो, चाहे युद्ध करना हो या कूटनीतिक जो भी उपाय वो अपनाना हो। एक और प्रमुख विशेषता हमारे पास है कि शक्ति संतुलन का मुख्य उद्देश्य किसी एक राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकना है। यदि कोई राष्ट्र शक्ति संतुलन हो सकती अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो सब मिलकर इसी प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने कार्य करता है। शक्ति संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते हैं। राष्ट्र अपने हितों के अनुसार समय समय पर संबंध बदलते रहते हैं। आज का मित्र कल शत्रु हो सकता है। इस लचीले पालन का यह प्रणाली जो है वो अधिक व्यवहारिक होती है और प्रभावी होती है। इसके साथ ही साथ शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय हो सकता है, मतलब व्यवस्था अपनाता है। जब विश्व में कोई शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं तो वे एक दूसरे को संतुलित करते हैं और इस प्रकार एक राष्ट्र अधिक शक्ति प्रभावशाली नहीं बन पाता। इसके विपरीत क्या होता है, द्विध्रुवीय या एक ध्रुवीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखना अधिक कठिन हो सकता है। हालांकि शक्ति संतुलन का जो कहा जाए मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना होता है, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि इससे हमेशा शांति बनी रहे। कभी कभी संतुलन बनाने के लिए हमें युद्ध भी करना पड़ सकता है। जब कोई राष्ट्र संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो अन्य राष्ट्र उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इस प्रकार शक्ति संतुलन में शांति और युद्ध दोनों की संभावना निहित होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक यथार्थवादी और व्यवहारिक सिद्धांत है। यह राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को संतुलित करता है। यद्यपि कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह स्थायी शांति की गारंटी नहीं देता और कभी कभी संघर्षों को भी जन्म देता है, फिर भी यह विश्व व्यवस्था को स्थिर और संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार शक्ति संतुलन न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, बल्कि विश्व शांति और स्थिरता के लिए भी क्या एक आवश्यक तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये था हमारा पहला सवाल जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल है, अभी हमने पढ़ा ये सवाल, दूसरा सवाल है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर क्या होता है, इसकी परिभाषा बताएं और इसके जो विभिन्न रूप होते हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करने बोला गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति यानी नेशनल पावर का एक महत्वपूर्ण स्थान है और एक व्यापक धारणा है। यह किसी भी राष्ट्र को वह समग्र क्षमता होती है जिसके माध्यम से वह अपने राष्ट्र की हित की रक्षा करता है, मतलब अपने राष्ट्र के हित में जो भी चीजें करनी चाहिए वो कर सकता है। इससे अन्य देश को प्रभावित करता है तथा वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाता है। आधुनिक विश्व व्यवस्था में किसी राष्ट्र की जो प्रतिष्ठा होती है, सुरक्षा और प्रभाव इसके पास उपलब्ध शक्ति पर निर्भर होते हैं। इसलिए राष्ट्र शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार बनाया जाता है या माना जाता है। राष्ट्र शक्ति का अर्थ केवल अगर कहा जाए तो सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी हो सकता है, जिसमें आर्थिक ताकत, राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तत्व शामिल होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान हाउस मैगथॉन के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति वह क्षमता है जिसके अनुसार एक राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करता है। इस प्रकार पामर और पार्किंसन ने राष्ट्रीय शक्ति को उन सभी साधनों का सर्वोच्च माना है या समुच्चय माना है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपने उद्देश्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है। सरल शब्दों कहा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति का अर्थ है किसी राष्ट्र की वो कुल क्षमता या जिसके बल पर वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपने हित की रक्षा करता है और साथ ही साथ अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न जो रूपों को समझने में इसकी जो वास्तविक प्रकृति है वो स्पष्ट होती है। सबसे पहले सैन्य जो शक्ति होती है, मिलिट्री पावर हो गए, राष्ट्रीय शक्ति का सबसे पारंपरिक और प्रमुख रूप होता है। इसमें सेना, हथियार, युद्ध तकनीक, रक्षा प्रणाली सभी शामिल होते हैं। कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं की रक्षा और बाहरी आक्रमण के बचाव के लिए सैन्य शक्ति पर निर्भर करता है। आज भी विश्व राजनीति में देखेंगे तो शक्तिशाली सैन्य बल वाले देशों का विशेष महत्व रहा हमेशा से। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट है, इसके साथ ही साथ आर्थिक शक्ति होती है, यानी आधुनिक समय में ये और अधिक महत्वपूर्ण होगी। किसी भी राष्ट्र की अगर आर्थिक स्थिति, उसके संसाधन है, औद्योगिक विकास है, व्यापार है, तकनीकी क्षमता, इसकी शक्ति को निर्धारित करते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र न केवल अपने नागरिकों को जो जीवन स्तर उसको उठाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी प्रभावशाली को भूमिका बनाता है। आर्थिक सहायता हो गया, निवेश हो गया, व्यापार के माध्यम से वो अन्य देशों को प्रभावित करते हैं। फिर तीसरा है राजनीतिक शक्ति हमारे पास है, यानी किसी राष्ट्र की आंतरिक जो स्थिरता है, शासन प्रणाली हो गया, नेतृत्व की क्षमता को ये दर्शाने का कार्य करती है। एक स्थिर और प्रभावी जो सरकार होती है वो राष्ट्रीय नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है।
वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व प्रभावशाली ढंग से कर सकती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय अस्थिरता जो होती है वो राष्ट्रीय शक्ति को क्या करती है, कमजोर करने का कार्य करती है। फिर एक और महत्वपूर्ण हमारे पास घटक है या रूप है हमारे पास, जो है डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति। देखिए, इसके माध्यम से कोई राष्ट्र अपने हितों को शांतिपूर्ण और समझदारीपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है। कुशल कूटनीति के माध्यम से राष्ट्र जो है युद्ध से बचते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी हो गया, चाहे वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव डालना हो गया, कूटनीतिक शक्ति का ही परिणाम होता है। सांस्कृतिक शक्ति के बारे में बात करें तो आज के युग में महत्वपूर्ण बन चुका है। किसी राष्ट्र की भाषा, परंपरा, मूल्य और जीवन शैली के माध्यम से अन्य देशों को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाती है। जब किसी देश की संस्कृति वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होती है तो इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है और इससे उस देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है। फिर है मनोवैज्ञानिक शक्ति हमारे पास है। इसमें राष्ट्र की जनता का मनोबल, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नेतृत्व के प्रति जो विश्वास शामिल होता है। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक एकजुट और आत्मविश्वासी होते हैं तो वो राष्ट्र कठिन परिस्थितियों के बावजूद बना रहता है। युद्ध और संकट के समय यह शक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति, मतलब टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक जो पावर होते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से या जिसके तरीके से देश में उन्नति, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता होती है। न केवल आर्थिक और सैन्य देश में मौजूद होते हैं बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी क्या होता है, आगे रहते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, रक्षा तकनीक हो गया, इसके कुछ उदाहरण होते हैं। फिर है ज्योग्राफिकल पावर। किसी राष्ट्र की जो भौगोलिक क्षमता है या भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु क्षेत्रफल उसकी शक्ति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जिन देशों के ऊपर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है वे आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होते हैं हमारे पास है, और जिनके पास सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर विशेष देश में भी क्या होता है, अधिक प्रभावशाली बनता है। इन सभी रूपों को अगर हम मिला के कहा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है। और यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इससे कोई भी तत्व जो है अकेले प्राप्त नहीं होता है। एक राष्ट्र तभी शक्तिशाली बन सकता है जब वो इन सभी क्षेत्रों में संतुलन और समन्वय बनाए रखते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है जो किसी राष्ट्र की समग्र क्षमता को दर्शाता है। ये केवल सैन्य या आर्थिक शक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी इसमें शामिल होते हैं। आधुनिक विश्व में वही राष्ट्र सफल और प्रभावशाली माना जाता है जिसमें राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न जो रूप है उनको शक्ति संतुलित करके और प्रभावी ढंग से विकसित करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय जो शक्ति है न केवल किसी राष्ट्र की सुरक्षा और विकास का आधार है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जो स्थिति और प्रभाव को भी निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ये था आपसी बच्चों के लिए दूसरा क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, वैश्वीकरण क्या होता है, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, और वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया, इनके बारे में बताना है। तो आधुनिक विश्व में वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया बन चुकी है जिसने दुनिया को बेसिकली भौगोलिक सीमाओं से परे जोड़ दिया। मतलब अब सिर्फ लिमिटेशन नहीं है, अब बाउंड्री तक सीमित नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय तक जुड़ सकते हैं। आज कोई भी राष्ट्र पूरी तरीके से अलग तरह रहकर विकास नहीं कर सकता। व्यापार हो, संचार हो, संस्कृति हो, तकनीक हो, राजनीति, सभी क्षेत्रों में देश के बीच जो होता है वो परस्पर निर्भरता रहती है। जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो जैसे हम लोग तेल पर निर्भर है, ईरान पर, और ईरान से तेल आ नहीं रहा है, बहुत कमी मात्रा में आ रहा है, लेकिन रूस से भी आना, रूस में भी बंद कर दिया है बहुत सारा, तो जिसमें हमें दिक्कत हो रहा है। तो यही निर्भरता कभी कभी भारी भी पड़ती है और यही प्रक्रिया बेसिकली वैश्वीकरण कहलाती है। अगर हम वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ बोले तो दुनिया के विभिन्न देशों के बीच में चाहे आर्थिक के लिए, सामाजिक के लिए, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को विस्तार और गहनता होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक और विचारों का एक देश से दूसरे देश के स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया ने विश्व को एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज के रूप में बदल दिया। संचार और परिवहन के विकास, इंटरनेट हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका ने इस प्रक्रिया को और अधिक तेज करने का कार्य किया हमारे पास है। वैश्वीकरण के प्रभाव को समझने में के लिए आवश्यक है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया जाता है। सबसे पहले वैश्वीकरण ने देशों के बीच जो आर्थिक संबंध थे उनको अत्यधिक मजबूत बनाया। आज अधिकांश आप जो देश देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर निर्भर हो चुके हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनी विदेशी देशों में निवेश कर रही हैं और उत्पादन के वैश्विक जो नेटवर्क है उनका निर्माण कर रही है। इससे देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन है उसके साथ साथ सहयोग भी बढ़ रहा है। आर्थिक हित अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख आधार बन गए। दूसरी ओर अगर आप देखोगे तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को बदल दिया। पहले जहां केवल राष्ट्र राज, नेशन स्टेट को ही प्रमुख भूमिका मानते थे, वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, गैर राजकीय संस्थाएं भी हो गई, महत्वपूर्ण हो गई है। उदाहरण के लिए जैसे आप यूनाइटेड नेशन देखते हो, विश्व WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखते हो,
IMF देखते हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, जैसे कई संगठनों ने अपनी वैश्विक नीति और निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसे स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा बन गया। वैश्वीकरण ने कूटनीति यानी जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं के स्वरूप को भी परिवर्तित किया है। आज जो पारंपरिक कूटनीति के साथ बहुपक्षीय कूटनीति होती है, इसका महत्व और बढ़ा है। विभिन्न देश एक साथ बैठकर विभिन्न जो मुद्दे हैं या वैश्विक जो मुद्दे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी आदि पर विचार करते हैं तथा समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार सहयोग और संवाद की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ी है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध गहराई से प्रभावित किया है। विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को संपर्क में आती है। फिल्म है, संगीत है, भोजन है और जीवन शैली के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा है। इससे एक और वैश्विक समझ और सहिष्णुता उत्पन्न हुई है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय संस्कृति के लुप्त हो जाने का खतरा भी बढ़ चुका है। इस सांस्कृतिक प्रभाव को सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से देश जो है वो बिना किसी दूसरे के दबाव के भी प्रभावित करते रहते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, हमारे पास सूचना के क्षेत्र में देखा जाए तो क्रांति आ चुकी है या क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा तेज और व्यापक हो चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत, पब्लिक ओपिनियन का महत्व बढ़ गया है और किसी भी देश की नीतियां अब केवल सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिक्रिया इसमें होती है। हालांकि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच में असमानता भी बढ़ी है। शक्तिशाली देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर जो देश है उन पर अधिक प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। इससे अतिरिक्त वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय जो संप्रभुता रहती है, सोवरेनिटी रहती है, उस पर कई हद तक यहाँ पर दबाव पड़ता है, क्योंकि देश को अंतर्राष्ट्रीय नियम और संगठन के अनुसार कार्य करना पड़ता है हमारे पास है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा की अवधारणा को भी बदल दिया है। अब सुरक्षा केवल सैन्य खतरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे केवल आर्थिक संकट, पर्यावरणीय समस्याएं, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा इनमें शामिल होगी। उदाहरण के लिए महामारी जैसी समस्याएं पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और इसके समाधान के लिए वैश्विक जो सहयोग है वो आवश्यक हो जाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ने जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों है उनको गहराई और व्यापक तरीके से दोनों यहाँ प्रदान किया है। इसके माध्यम से या इनसे देशों के बीच में संपर्क और परस्पर निर्भरता जो बढ़ी है, जिससे विश्व जो है अधिक जुड़ा हुआ है और परस्पर संबंध यहाँ बन गया है। हालांकि इससे कुछ चुनौतियाँ भी है, लेकिन समग्र रूप से देखें तो वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक और जटिल, गतिशील और व्यापक बना के रखा है। इस प्रकार वैश्वीकरण न केवल एक आर्थिक प्रक्रिया है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन है, जिससे पूरे देश की संरचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को बदल कर दिया। तो ये था